स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगामी शिक्षक भर्ती के लिए वर्ग 3-2 के लिए जो सीडीपी सिलेबस में है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ आप चाहिए, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ या जिसमें आंसर हाईलाइट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और पुराने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो वीडियो लेकर आता हूँ मैं, उन सब का पीडीएफ आपको एक ही जगह टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ परेशानी या कोई प्रॉब्लम में है या कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6264555098। इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा तो अगर हम कैपेबल होंगे आपका हेल्प करने में तो बिल्कुल आपका मदद हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने उन्होंने एक किताब लिखा था। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1904 में एक किताब लिखा था। ठीक है, किताब का नाम था एडोलेंसेस। ठीक, तो उसमें इन्होंने कहा था कि ये जो आपका किशोरावस्था ये बड़ा संघर्ष का है, तनाव और तूफान तथा विरोध की क्या है अवस्था है करके इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्रो एंड क्रो ने इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये इन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये हंट है, हंट ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्या होता है माना जाता है, टफेस्ट एज कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने किशोरावस्था को टफेस्ट एज कहा है या टफेस्ट स्टेज कहा है, तो वो है कौन, आपके हंट। ठीक है, इसके अलावा सिम्पसन ने इनसे ये किशोरावस्था के बारे में इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये तीनों किशोरावस्था के बारे में बताते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में आप याद रखिएगा, जो स्टेनले हॉल हैं इनको चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, ठीक है, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट मतलब बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये जो किशोरावस्था है, ठीक, इस किशोरावस्था को और अलग अलग क्या क्या नामों से जाना जाते हैं, तो इनको स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आइडेंटिटी वर्सेस मतलब जो पहचान और भ्रांति के बीच का जो चलता है ना, कि कौन सा ज़्यादा मतलब वो है करके, जो दोनों के बीच में संघर्ष चलता है, उसके बारे में भी ये आपको बताता है। ठीक है, तो पहचान बनाम भ्रांति, पहचान वर्सेस भ्रांति का जो चलता है इल्यूजन, वो आपको इसका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किशोरावस्था का अलग अलग नाम क्या है, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, हंट ने क्या कहा था, और ये सब आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है करके। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जितना पता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पे 2023 शिक्षक भर्ती में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी तरीके का, जिसका आंसर 2 से लेकर 7 वर्ष तक था। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीडीपी के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, आपका 2 से 7 वर्ष तक यहाँ पर है। ठीक है, फिर 7 से 11 है वो कहलाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 7 से 11 क्या कहलाता है, आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कहलाता है। ठीक है, फिर 11 से जो अधिक है वो आपका अमूर्त कहलाता है। 11 से अधिक आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खाली स्थान की आयु में जो है होता है। ठीक है, देखिए जो तर्क है, जो लॉजिकल है आपका, या रीजनिंग है, क्यूरियोसिटी है, ये सब जो है आपका डेवलप होता है 11 वर्ष के बाद, या 11 वर्ष में जो है आपका क्या होता है, डेवलप जो है होता है। ठीक है, तो 11 वर्ष की आयु जो है आपको क्या कहलाता है, लेटर एडोलेंसेस पीरियड का एंड होने रखता है, और जो है आपका बोल सकते हैं मतलब चाइल्डहुड का अंत होने वाला रहता है। बाल्यावस्था खत्म होकर जो है किशोरा अवस्था जो है जस्ट जो है क्या होने वाला रहता है, शुरू होने वाला रहता है, जहां पर बच्चा जो है क्या करता है, अब मूर्त से जो है अमूर्त चिंतन को क्या करता है, समझने की जो है कोशिश करता है, और उस पर जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब तर्क में क्या क्या समझ सकता है, वो जो है आगमन को समझ सकता है, निगमन के उदाहरणों को जो है क्या कर सकता है, चीज़ों को जो है समझ सकता है। ठीक है, हाइपोथेसिस बना सकता है। तो 11 वर्ष की अवस्था में ये सब चीज़ें जो है होती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, देखिए ये जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ये सब जो है बहुत सारे थ्योरीज जो है इन्होंने जो है क्या किया है, प्रतिपादित किया है चाइल्ड सीडीपी के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो किया है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन से, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास जो है इन्होंने जो है डेवलप किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो गामक विकास है या जो मोटर डेवलपमेंट है, इसको जो है गेसेल का जो है परिपक्वता का सिद्धांत के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो है गेसेल करके। ठीक, सामाजिक विकास के बारे में जो है वाइगोत्स्की ने जो है क्या किया था, और एरिक जो है एरिक्सन है, इन्होंने जो है स्टडी किया था, इन्होंने जो है थ्योरी दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यह कथन किसका है, शैशवा अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपके जेबी जो वाटसन है उनका जो है कहा है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इनको जो है क्या कहा जाता है, जेबी वाटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक जो है कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा इनका एक स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। ये जो है इनका फेमस स्टेटमेंट है। कई बार पूछ देता है कि ये फेमस स्टेटमेंट जो है किसका है करके। ठीक है, चलिए एडलर के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में जो है थ्योरी अपनी दी है, या उसके बारे में जो है उन्होंने आपको जो है बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए किशोरा अवस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जब किशोरावस्था के विकास की बात की जाती है तो उसमें शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किशोरा एडोलेंसेस के पीरियड में आपका शारीरिक विकास होता है कि नहीं। ठीक है, आप जैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे गर्ल्स का जो वॉइस है पतला होने लगता है, बॉयज़ का जो वॉइस है वो आपका थोड़ा सा भारी होने लगता है, शारीरिक बदलाव जो है आने लगते हैं। ठीक है, मानसिक विकास भी होता है आपका, इमोशनल विकास भी आपका जो है होता है, लेकिन भाषा विकास जो है इसमें जो है शामिल नहीं है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। देखिए बालक का विकास प्रारंभ होता है, कोई भी बच्चा जब क्या होता है उसका डेवलपमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो उसका डेवलपमेंट जो है प्रेगनेंसी पीरियड में गर्भावस्था में ही क्या होता है, वो जो है हो जाता है। और कहाँ से चलता है, गर्भावस्था से लेकर जो है आपके जीवन के अंत तक जो है चलता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है, वॉर्म टू टॉम। वॉम्ब मतलब होता है गर्भ, और टॉम्ब मतलब होता है आपका जो अंतिम समय जो होता है जिसमें अर्थी वगैरह जो होता है ना, तब तक जो है आपका डेवलपमेंट जो है क्या होते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है, तो व्यक्तिगत जो मनोविज्ञान है इसके जो जन्मदाता है, अभी मैंने बताया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी की जो डेवलप मतलब जो जनक हैं वो कौन है, आपके एडलर हैं करके। ठीक है, तो एडलर इनका फुल फॉर्म है, अल्फ्रेड एडलर ने जो है इन्होंने क्या किया था, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में जो है बताया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बारे में एक और चीज़ देख लीजिए, जो फ्रायड है, फ्रायड ने जो है क्या किया था, मनोविश्लेषणात्मक मतलब इन्होंने जो है 3 चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, एक तो है आपका इड, उसके बाद है ईगो, फिर इसके बाद है सुपर ईगो। ठीक है, इनके बारे में जो है इन्होंने जो है बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह जो कथन है ये किसका है, आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका हरलॉक का है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार जो है विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह जो है क्या होता है, प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ठीक है, मतलब लगातार कॉन्स्टेंटली जो है क्या होते रहता है, डेवलपमेंट जो है होते रहता है। ठीक,
वुडवर्थ का जो है देखिए, इन्होंने जो है विकास का जो है एक रिलेशन आपको दिया था कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो आपका वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का जो है क्या होता है, गुणनफल होता है। ये कई बार आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछता है कि जो डेवलपमेंट है वो किसका किसका फंक्शन है या किसका किसका गुणनफल है। तो याद रखिएगा वंशानुगत का है, ठीक, और दूसरा है आपका कौन सा, आपका जो है वातावरण का, ठीक। तो इसको हायरार्की बोलते हैं और इसको आप वंशानुगत लिख लीजिए। वंशानुगत और वातावरण, ये दोनों का जो है क्या है, आपका गुणनफल होता है। विकास सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, इन दोनों चीजों पर जो है क्या होता है आपका डिपेंड जो है करता है, ठीक। आपका वंशानुगत कैसा चीजें हैं और वातावरण आपको कैसा मिला है, उसके हिसाब से जो है आपका डेवलपमेंट जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, ठीक है, विच वन इज नॉट अ प्रोजेक्टेड मेथड। तो देखिए इसमें से जो आपका स्टैनफोर्ड जो बिने परीक्षण है, ये आपका जो है प्रक्षेपित विधि जो है नहीं है, ठीक है। ये जो आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ये आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपका बुद्धि का परीक्षण जो है किया जाता है, ठीक है। ये जो रोसा परीक्षण है, इसको 1921 में जो है हरमन रोसा द्वारा जो निर्मित किया गया था, जिसमें 10 स्याही के धब्बों वाले कार्ड के बारे में जो है इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको टेट कहा जाता है, ये जो है आपका मरे और मॉर्गन द्वारा जो है 31 कार्ड के बारे में जो है बताया गया था, वो इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट मतलब CAT जिसको कहा जाता है, जो आपका लियोपोल्ड बेलॉग द्वारा जो है 10 वर्ष के बच्चों के लिए और जानवरों के लिए जो है बताया गया था। तो ये तीनों है आपका, लेकिन स्टैनफोर्ड आपके बुद्धि के परीक्षण से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। देखिए सामाजिक तत्व में जो है आपका पारिवारिक संबंध भी आता है, ठीक, पड़ोसी भी आता है, लोगों का व्यवहार भी आता है। ये जो बर्थ ऑर्डर है, ये आपका जो है क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जैविक या संरचनात्मक चीजें हैं, ठीक है। ये आपके जो हैं सामाजिक तत्वों में जो है शामिल नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म क्रम जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जैविक या संरचनात्मक पारिवारिक स्थिति है, बाकी जबकि जो है पारिवारिक संबंध हो गया, पड़ोस हो गया, लोगों का व्यवहार हो गया, ये आपका बाह्य सामाजिक और अंतःक्रियात्मक कारक हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या करते हैं, इफेक्ट जो है करते हैं, ठीक है। जब हम लोग सामाजिकरण करते हैं तो सामाजिकरण में जो है हम लोग प्राथमिक एजेंसियां, द्वितीयक एजेंसियां के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं। तो जो प्राथमिक एजेंसियां जो होती हैं उसी में आपका ये सब आते हैं। कौन आता है, आपका परिवार आता है, ठीक है, पड़ोस आता है, ये आपके प्राथमिक एजेंसियां हैं। जबकि द्वितीयक एजेंसियां में क्या आते हैं, जहां पर आप जाते हैं, कहाँ, स्कूल जाते हैं, फिर जो है मीडिया, आपको धर्म के बारे में, जाति के बारे में जो सिखाया जाता है, ये आपको जो है द्वितीयक एजेंसियां जो है होती हैं, ठीक। तो ये सब आपके प्राथमिक एजेंसियां हैं। पड़ोस क्रम जो है ये आपका जैविक या पारिवारिक या बोल सकते हैं संरचनात्मक स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, ठीक। तो ये जो आपका संवेदी या जिसको इमोशनल फंक्शनल गेम कहा जाता है, ये आपका शुरू होता है 0 से लेकर 2 साल के बीच में, और 0 से लेकर 2 साल के बीच को क्या कहा जाता है, शैशव काल जो है कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका संवेदी खेल जो होता है, या संवेदी क्रियात्मक जो होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर प्ले के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बच्चा जो है अपने जो इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, इसके माध्यम से या शारीरिक हरकतों के माध्यम से हाथ पैर को मारते रहता है, और फिर दुनिया को क्या करता है, वो सीखने की कोशिश जो है, या दुनिया को जो है अन्वेषण करने की कोशिश जो है करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शैशवा अवस्था जो है आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है खेल के अलग अलग प्रकार है, जैसे 0 से लेकर 2 साल तक के बीच में जो बच्चा जो खेल खेलता है उसको कहा जाता है सॉलिटरी प्ले कहा जाता है, या सेंसरी मोटर कहा जाता है, ठीक है, या हिंदी में इसको कहा जाता है क्या, आपका एकांकी खेल, ठीक, एकांकी खेल, और इंग्लिश में कहा जाता है आपका सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर, ठीक, ये कहा जाता है। इसके बाद 2 से लेकर 3 साल तक के बीच में जो बच्चा खेल खेलता है उसको पैरेलल प्ले कहा जाता है, मतलब एक जगह बैठा रहेगा और बहुत सारे खिलौने, कार रहेगा, मोटर रहेगा, बाइक रहेगा, सबको क्या करता है, खेलता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, ये सब काम जो है करता है। इसको क्या कहा जाता है, आपका समानांतर खेल जो है कहा जाता है।
बच्चे को बिठा दोगे, खिलौना दे दोगे तो खेलते रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद 4 से लेकर 6 साल तक के बीच में जो होता है वो आपका सहयोगी खेल होता है, ठीक है, जिसमें उसी के उम्र के बच्चे या उससे बड़े उम्र के बच्चों के साथ जो है वो क्या करता है, खेलना जो है स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। देखिए मतलब आपको कहा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटी जो एस्पेक्ट हैं वो किस में रहते हैं। तो अभी देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के दोनों जो है आपके विकास में जो है क्या होते हैं, सम्मिलित जो है रहते हैं, ठीक है, जिसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर और एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो ग्रोथ मतलब आपका, इसको हिंदी में कहा जाता है अभिवृद्धि, ठीक है, और विकास इसको कहा जाता है आपका इंग्लिश में डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो ग्रोथ होता है ना ये सिर्फ मात्रात्मक होता है, इतनी मात्रा में जो है ग्रोथ हुआ कर गए, ठीक है। जैसे बच्चे का हाइट पहले 1 फीट जो है 5 इंच था, अब वो 1 फीट जो है 8 इंच हो गया। तो ये आपका जो है एक तरीके से देखा जाए तो ग्रोथ है, क्वांटिटी के टर्म्स में मैंने बात किया। जबकि जो डेवलपमेंट होता है ये आपका मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। मात्रा मतलब क्वांटिटी में भी होगा और क्वालिटी में भी जो है होगा, ठीक है। तो पहला तो ये दोनों में ये अंतर हो गया। उसके बाद जो है ये जो आपका ग्रोथ है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकार, वजन में बढ़ोतरी, ऊंचाई में बढ़ोतरी, इस तरीके से जो है रिलेटेड होता है। जबकि आपका जो विकास है, विकास आपका शारीरिक एवं मानसिक एवं जो आपका सामाजिक है उन सबके डेवलपमेंट की बात जो है करता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ आपका एक निश्चित समय के बाद आपका हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि कांस्टेंट ही हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में बढ़ता है, लेकिन एक एज को जब आप अटेन कर लेते हैं 17, 18 या 20 साल, 21 साल का हो जाते हैं, उसके बाद आपकी हाइट कांस्टेंट हो जाती है। आपका वेट हो सकता है कि आपके डाइट के ऊपर है कि क्या हो सकता है, लेकिन जनरली ये होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ का होना बंद हो जाता है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है ये आपका मरने तक जो है चलता है, वॉर्म से लेकर टॉम तक जो है ये क्या होता है आपका चलता है, ठीक है। ग्रोथ को जो है आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसको आप क्वांटिटी या क्या बोल सकते हैं, नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो है डेवलपमेंट को मापना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। किसी को हम लोग प्रॉपर नंबर के टर्म्स में जो है हम लोग उसको नहीं बता सकते, बस उसका एनालिसिस करके बता सकते हैं कि पिछले वाले के बाद में जो है अभी कितना जो है उसके अंदर में विकास जो है हुआ है, ये हम लोग बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका, या पिट्यूटरी जो होता है ये ग्रंथि आपका क्या करता है, शारीरिक विकास पर जो है क्या करता है आपका प्रभाव डालता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी जो है कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि या इसी को कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण से जो है या तो आपका शरीर बहुत ऊंचा हो जाएगा या तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, बहुत छोटा या बौना जो है हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, एड्रिनल ग्रंथि जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि आपको जो है किस लिए मोटिवेट करता है, किस लिए आपको करता है, तो फाइट करने के लिए, या आपको मतलब जैसे करो या मरो टाइप का होता है ना, उस तरीके का हार्मोन जो है आपको रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये जो थाइमस है ये आपका क्या करता है, थाइमस आपके शरीर को जो है अलग अलग बैक्टीरिया बीमारियों से जो है बचाने के लिए जो है हार्मोन जो है रिलीज करता है। इसके अलावा जो पिनियल है, पिनियल क्या करता है, आपको मेटाटोनिन हार्मोन निकालता है, याद रखिएगा मेटाटोनिन हार्मोन निकालता है, जो कि आपका जो नींद वाला जो साइकिल रहता है ना, स्लीपिंग साइकिल, उस स्लीपिंग साइकिल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पिनियल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अगर आप जो है क्या करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपके पास जो है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जो है ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब जीन पियाजे का जो है, जो उनका कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो मानता है कि ज्ञान बच्चों में थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके जो है खुद से जो है सीखने के लिए जो है मोटिवेट करना चाहिए, ये जो है इन्होंने कहा था। तो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज ये होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है क्या कर सके, इन्वॉल्व करके खुद जो है सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक कथन है जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? अगेन ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, पियाजे जो है हो जाएगा, ठीक है। पियाजे ने जो है ये क्या है आपके, देखिए
कंस्ट्रक्टिविज्म के जो है ये जनक हैं। बच्चों को जो है ये क्या कहते हैं, एक्टिव जो है, जो साइंटिस्ट बोलते हैं या तो एक्टिव एक्सप्लोरर के नाम से जो है ये क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जीन पियाजे ने जो है इसको कहा था। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपके जो कोहलबर्ग है, ये जो कोहलबर्ग है नैतिक विकास के 3 चरण और क्या बोलते हैं 6 लेवल के बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो आपका संज्ञान का घटक जो है नहीं है? तो संज्ञान का जो घटक है ये आपका जो है भावनाएं या फीलिंग्स जो है ये आपका नहीं है। तो कौन कौन सा थॉट्स जो है किसमें आता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो आपका जो कॉग्निशन है या संज्ञानात्मक जो पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, इस संज्ञानात्मक पक्ष में जो है आपके थॉट्स आते हैं, मतलब आपके विचार आएंगे, आपका अटेंशन आएगा, आपकी मेमोरी कैसी है वो आएगा। इसके अलावा जो है परसेप्शन, ठीक, परसेप्शन हिंदी में इसको देख लीजिएगा, परसेप्शन को क्या बोलते हैं, आपका लॉजिकल या रीजनिंग जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जबकि आपके जो भावनात्मक पक्ष हैं, भावनात्मक पक्ष, एक तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भावनात्मक पक्ष में आपकी क्या आएंगी, भावनाएं आएंगी। ठीक, भावनाओं के अलावा जो है आपका जो है संवेग आएगा, इमोशन, मतलब इमोशन आएगा। इसके बाद आपके वैल्यूज़ आएंगे, मूल्य। ठीक, इसके अलावा आपका एटीट्यूड क्या है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये सब जो है इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको जो है, चलिए और एक्स्ट्रा आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उनका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष स्पेशल जो स्कूल होते हैं उसकी अपेक्षा जो नॉर्मल स्कूल होता है उसमें बेहतर होता है, या विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, वहाँ पर इक्विटी और क्या है, समानता है। ठीक है, जिसको हम लोग इक्विटी और इक्वालिटी बोलते हैं, कि सभी को समान अवसर मिलता है, आवश्यकता अनुसार सहायता मिलता है। इसी कारण से जो है वहाँ पर ज़्यादा जो है मतलब उनका डेवलपमेंट जो है होता है, ऐसा जो है देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है, किशोरावस्था में जो है आपका 11 से लेके जो है आपका 19 तक के जो है आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप WHO के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखोगे तो एडोलेंसेस पीरियड को वो जो है 10 से लेके 19 साल तक को जो है क्या करता है, लेता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में जनरली जो CDP या टेट का एग्ज़ाम जो होता है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है, उसमें 11 से 19 वर्ष या 12 से 18 दोनों में से आपको जो दिखेगा उसको वो जो है उसको आंसर को जो है एडोलेंसेस पीरियड का जो है लेता है। WHO के अनुसार एडोलेंसेस पीरियड जो है 10 से लेकर 19 साल तक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका जन्मजात जो है प्रेरणा है? ठीक है, तो इसमें देखिए आपका एक तो आएगा भूख आएगा, प्यास आएगा, नींद आएगा, काम आएगा, विश्राम आएगा। ये सब चीज़ें आपको जन्मजात चाहिए। आप भूखा नहीं रह सकते, आप प्यासे नहीं रह सकते, आप बिना नींद के नहीं रह सकते, आपको काम चाहिए, आपको आराम भी चाहिए। बाकी इसके अलावा ये तो आपके प्राइमरी हैं। जो सेकेंडरी होती हैं, फिर सेकेंडरी में आपको कोई आपका तारीफ़ कर दे अच्छा लगेगा, कोई आपका अचीवमेंट को बता दे वो अच्छा लगेगा, समाज में आपका एक स्टेटस बनेगा, आप किसी को जो है मोटिवेट करेंगे, ये सब आपके जो है क्या हैं, सेकेंडरी हैं। ठीक, तो प्राइमरी में जो है याद रखिएगा भूख प्यास नींद काम विश्राम आता है, और सेकेंडरी में जो है आपका पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, उपलब्धि हो गया, सामाजिक स्टेटस हो गया, प्रोत्साहन हो गया, ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। चलिए, और ये भूख और ये जो प्यास है ना, ये शारीरिक आवश्यकताओं के एकदम आधारभूत बेसिक चीज़ें हैं ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर या गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? तो इसका सही आंसर होगा जो आपका दुर्गम बुनियादी ढांचा है। ये जो दुर्गम बुनियादी ढांचा है यही आपका क्या करता है, बाधा जो है डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि जो आपके लोकोमोटर जो दिव्यांगता होता है, जिसमें जो हड्डियों से संबंधित या जोड़ों या मांसपेशियों से संबंधित जो आपकी अक्षमता होती है, वो सारे बच्चों के लिए यदि स्कूल में सीढ़ियों की जगह जो रैंप लगा होता है,
जो लिफ्ट होता है, अगर चौड़े दरवाजे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, फिजिकली जो है वो क्लासरूम तक जो है नहीं पहुंच पाएंगे, उनको बहुत सारी समस्याएं जो हैं होंगी। ठीक है, इसीलिए जो है आपका समावेशी विकास जो होता है, समावेशी में जो है कहा जाता है कि बाधा मुक्त वातावरण जो है होना चाहिए और यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है होना चाहिए लर्निंग के लिए। इसीलिए आप लोग देखेंगे आजकल के जो स्कूल जो बनते जा रहे हैं उसमें जो है सीढ़ियों के साथ साथ जो है रैंप वगैरह, गेट चौड़े, ये सब बातों पर जो है विशेष जो है क्या किया जाता है, ध्यान जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। जो छात्र है वो क्या है आपका, वो जो है इंटरनली क्या है, वो मोटिवेट है। ठीक है, वो आंतरिक रूप से क्या है, प्रेरित है, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ को जो है क्या करने में, सीखने में। ठीक है, तो एक तो होता है आपका जो है आंतरिक मोटिवेशन बोल सकते हैं, या एक तो होता है आपका एक्सटर्नली बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक में क्या है, जब आप किसी काम को करते हैं और उसी में खो जाते हैं, ठीक है, आपको समय का, कंडीशन का आपके बारे में पता नहीं चलता है, तो वो कहलाता है आपका आंतरिक मोटिवेशन। जैसे ये जो बच्चा है इसको गिटार सीखने में बहुत मज़ा आता है, तो इसने किसी ने बोला क्या कि गिटार बजाने से जो है कोई इंप्रेस होता है, ठीक है, आपके पास जो है लाइन लग जाएंगी ऑटोग्राफ का, आप अरिजीत सिंह बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक, वो क्या कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको जो है आत्मसंतुष्टि मिल रही है, इसी वजह से जो है क्या होता है, वो इतना लंबा गिटार जो है बजा रहा है। और जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, सिर्फ गिटार के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, एक्सटर्नल जो होता है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। मैं अभी आपके लिए 10 मिनट का एक मोटिवेशनल वीडियो बना दूं कि शिक्षक भर्ती अगर आप निकाल लेते हैं तो आपकी सैलरी 45,000 होगी, वर्ग 2 की जो है 54,000 होगी, वर्ग 1 का जो है 60,000 होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको सब सर 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 बोलेंगे। तो ये जो आपका मैं दुनिया का बाहर की चीज़ों के बारे में जो बता रहा हूँ ना, ये आपका जो है एक्सटर्नल है, जहाँ पर मैं सिर्फ जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ। आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो, बस आपको बाहर से मैं मोटिवेशन दे देता हूँ। तो बाहर से जो मोटिवेशन हो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, तो जब कार्य किसी अन्य लक्ष्य का साधन हो, या अंक, पुरस्कार, दंड से बचना, दूसरों को खुश करना, ये सब चीज़ें जब होती है तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो आप इंटरनल मोटिवेशन को लीजिए। अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून पैदा हो गया तो फिर ना आपको शाम दिखेगा, ना दोपहर दिखेगा, ना सुबह दिखेगा, आप जहाँ चाहते हो वहाँ पर मोबाइल के माध्यम से किसी न किसी तरीके से जो है पढ़ सकते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के अंदर में इंटरनल मोटिवेशन जाग गया, फिर उसके लिए यूपीएससी क्या है, शिक्षक भर्ती क्या, बहुत छोटा चीज़ है। लेकिन अगर नहीं जाग पाया तो फिर आपको फिर दुनिया भर का मोटिवेशन चीज़ें सुनना पड़ेगा, 10 लोगों का जो है आपको बातें सुनने पड़ेंगे, तब जाके आप मोटिवेट होंगे। तो आपको इंटरनली ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य में विकास जो होता है, अभी हमने पढ़ा फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, मतलब पूरा जीवन भर, जब तक आपकी गर्भावस्था में जब आप आते हैं और जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तब तक जो है आप क्या करते हैं, आप जो है किसी न किसी तरीके से आपके अंदर में डेवलपमेंट जो है होते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, एक शिक्षक को जो है उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा में क्या करें, शामिल करें। ठीक, जैसे आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनको क्लास के साथ जो है मिलाने जुलाने की कोशिश करें, उनसे ज़्यादा बात करें, हंसी मजाक करें, और उनको जो है आप एक्टिव लर्निंग में उनको जो है शामिल करें, जिससे वो बच्चा क्या करेगा, अपनी जो भी जो है वंचित पृष्ठभूमि है, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसको भुलाकर जो है वो क्या कर सके, अलगाव का शिकार ना हो और इग्नोरेंस ना फील करे, और वो क्लास में एक्टिव होकर अपना पढ़ाई जो है कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, करिकुलम जो होता है, स्टेप्स को उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहला है आपका पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, मतलब आपको किस नीड क्या है करिकुलम एडेप्शन की, वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन की तकनीकों का चयन करना, आप किस टेक्निक से जाना चाहते हैं आगे। फिर पाठ्यक्रम अनुकूलन को लास्ट में क्या करना, लागू करना। तो ABDC, ABDC, ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब समझ गए कि नहीं। सबसे पहले आपको असेसमेंट का जो है नीड क्या है वो पहचानना है, फिर आपको टारगेट को पहचानना है, फिर आप कौन सा स्ट्रैटेजी जो यूज़ करना चाहते हैं उसको पहचानना है, फिर आपको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट जो है करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको क्या करना है, मिलाना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो डिसलेक्सिया है ये आपका जो है पढ़ने में जो है क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा है वो क्या लिखा रहेगा, जैसे मान लो वॉज लिखा है कहीं पर, तो उसको क्या पढ़ लेगा, वो सौ पढ़ लेगा, SAW उल्टा पढ़ लेगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो होता है ये आपका पढ़ने और भाषा में क्या होता है, कठिनाई जो है होता है, ठीक। डिसग्राफिया में क्या होता है, लिखने में उसको परेशानी होती है, ठीक है, या लिखने में जो है वो गलती कर देता है, तो वो आपका लेखन कौशल से संबंधित जो है होता है। तो डिसग्राफिया आपका किससे संबंधित है, लेखन कौशल में कठिनाइयां से। डिसकैलकुलेशन मतलब आपको गणितीय और जो आपके जो अंक गणितीय गणना होती हैं उसमें जो है वो इसको क्या होती है, समस्या होती है। तो कैलकुलेटर से याद रखिएगा, कैलकुलेशिया से याद रखिएगा आप कि अंक गणित में जो है उसको क्या होता है, समस्या होता है। और डिसर्थ्रिया मतलब बोलने में उसके जो मतलब जो मांसपेशियां जो इन्वॉल्व होती हैं ना वो तालमेल नहीं हो पाता है, कई बार हकलाते भी हैं, कई बार सही से बोल नहीं पाते हैं। तो बोलने की जो है क्षमता में कठिनाई जो होती है ये आपका डिसर्थ्रिया जो है होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कौन इसका सही आंसर जो है हो रहा है करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, मतलब जो क्रिएटिविटी है ये आपका जो है कन्वर्जिंग सोच होता है कि डाइवर्जिंग होता है। तो हमेशा जो क्रिएटिविटी होती है कन्वर्जिंग जो है उसमें नहीं हो पाता है, आपको हमेशा क्या चाहिए, डाइवर्जिंग थिंकिंग चाहिए, मतलब अपसारी सोच चाहिए, ठीक है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ करोगे तभी तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। जैसे मैंने बता दिया कि भाई ये जो है मतलब इंडिया का नक्शा ऐसे ही बनता है करके, ठीक है। अब तुम ऐसे ही बना रहे हो सकता है कि इसको तुम दूसरे तरीके से भी बना सकते हो भाई, अच्छे तरीके से, मेरे से और अच्छा। तो उसके लिए तुमको क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना पड़ेगा भाई, ठीक। कन्वर्जेंट फील्डिंग जो होता है वो आपका जो है एक बिंदु की तरफ केंद्रित होता है और इसमें विकास जो है डाइवर्जिंग के कंपैरिजन में जो है कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ये कहाँ किया जाता है, आपका रेगुलर स्कूल में जो है किया जाता है, ठीक है। देखिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था 1974 में जिसको IEDC योजना कहा जाता है, जिसका जो मूल उद्देश्य था दिव्यांग बच्चों को विशेष स्कूलों के अलगाव से निकालकर उनको नॉर्मल स्कूल में क्या करना है, रखना है। अगर किसी भी बच्चे को बार बार आप एहसास कराओगे भाई कि तुम दिव्यांग हो तो स्पेशल नीड वाले बच्चे हो करके, तो उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा जो है क्या हो जाए, बाधित होता है। जबकि आप उसी बच्चे को बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ अगर आप बिठाते हैं और नॉर्मल बच्चे अगर वो जो है उनके साथ जो है कोऑपरेशन करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बना दिया गया है। तो देखिए आपका जो है जब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं RTE के तहत, तो 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है देना है। तो ये आपका कौन से लेवल की बात है, ये आपका एलिमेंट्री लेवल की जो है बात है, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक। देखिए RTE के तहत इसीलिए जब कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है ना, तो स्कूल छोड़ देता है तो उम्र के आधार पर अगर 14 साल के नीचे है तो उसको उम्र के आधार पर जो उसका एडमिशन भी जो है स्कूलों में जो है ले लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए RTE एक्ट 2019 के तहत पहली से लेके 2009 के तहत पहली से लेकर 8वीं एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री और कंपलसरी है, ठीक है। इसके लिए जो है हमारे संविधान में जो है 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके तहत जो है ये चीज़ें जोड़ी गई है आर्टिकल नंबर 21A में। और ये जो RTE है ये लागू कब हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से जो है ये क्या है, लागू हुआ है, ठीक है। जिसमें जो है सामान्य बच्चे 6 से 14 वर्ष के और जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, उनको 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्या करना पड़ेगा, उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात जो है की गई है। और इसी RTE के तहत जो है प्राइमरी स्कूल में जो है पहली से 5वीं तक जो है 30 बच्चों के लिए एक टीचर की बात की गई है और 6वीं से 8वीं के लिए 35 बच्चों के लिए जो है एक टीचर की बात जो है की गई है। इसी के आधार पर तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार बोलती है कि हमारे पास जो है आवश्यकता से ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब शिक्षक हैं करके, ठीक है। एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, मतलब जो स्पेशल एजुकेशन जो टीचर होता है उनकी क्या क्या रोल है उनका, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चों को ट्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। नियमित परीक्षण और आकलन करें, ये तो नॉर्मल टीचर का भी काम है, ठीक।
विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। देखिए ये गलत है, सभी छात्रों के साथ जो है समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जो दिव्यांगता और उसके सीखने की जो गति है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जो है आवश्यकता होगी, सभी को आप एक साथ लेकर जो है आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है किसी को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी को कम हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक। तो इसीलिए ये चौथा स्टेटमेंट आपका जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गलत है। बाकी आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूरिस्टिक क्या है। देखिए जो ये जो आपका ह्यूरिस्टिक है ये रूल ऑफ थंब है, ठीक। अब रूल ऑफ थंब कैसे, देखिए ये रूल ऑफ थंब एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका जो है ना एक प्रैक्टिकल मेथड है, जिसमें आपको जो है जो समस्या है वो आपका समस्या जो है, जो मेंटल शॉर्टकट है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपके सामने अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय जो लगता है नॉर्मल तरीके से, ह्यूरिस्टिक में जो है क्या लगता है, आपको कम समय जो है लगता है, और आपका ये जो है समय जो है क्या करता है, बचाता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको ह्यूरिस्टिक के तहत जो है आपको हमेशा जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको तात्कालिक रूप में जो है आपको जो है निर्णय लेने में जो है क्या होता है, आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। जबकि जो है आपका ये जो आपका एल्गोरिदम है, ठीक है, या इसी में आप आगे जब पढ़ेंगे तो एल्गोरिदम विधि जो होती है उसमें आप स्टेप दर स्टेप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 100% आपको जो है क्या करता है, रिजल्ट जो है प्रोवाइड जो है करता है, ठीक। और ये जो ह्यूरिस्टिक शिक्षण पद्धति है इसको जो है आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है क्या किया था, बताया था हमको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको बच्चों को जो है क्या करना है, उनके अंदर में जो ग्रुप डिस्कशन जो हो रहा है या डिबेट जो हो रहा है उसको अगर आपको आकलन करना है तो इसमें से सबसे अच्छा जो है आपका क्या है, आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट है, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट में जो है आप जो बच्चे जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किस लॉजिक से बात कर रहे हैं, किस हाव भाव से बात कर रहे हैं, वो आपका ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है किसी के भी आकलन को करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको नीचे दिए गए कथन और उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। जैसे पहला आपको दिया है, कथन दिया हुआ है, देखिए दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तर्क है, झूठ बोलना एक तरह की जो है संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। बिल्कुल सही है। आप शरीर के हाव भाव से जो है क्या कर सकते हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, पसीना आना हो गया, सांस का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें जो है आप बड़े इजीली जो है क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में सीन चलते रहता है तो कोई झूठ बोल रहा है तो मुझे इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना है या लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है, बोलते हैं कि नहीं, जिसके माध्यम से कोई झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है वो पता लगाया जा सकता है। तो ये आपका कथन जो है क्या बिल्कुल सही है। तर्क दिया है कि झूठ बोलना एक तरीके से जो है आपका बोल सकते हैं कि संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। बिल्कुल से झूठ बोलना सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि यह आपके माइंड से लेके जो है कॉग्निटिव इफेक्ट को जो है आपको बताता है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका हार्ट रेट वगैरह सब चीज़ें जो है क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो तर्क दोनों बातें आपकी क्या हैं, सही हैं। कथन तथा तर्क जो है दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहु सांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा, कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि एक कक्षा में जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों के बीच में जो है मल्टी कल्चर जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप स्टैंडर्ड्स टेस्ट करते हैं या स्टैंडर्डाइज तरीके से पढ़ाते हैं तो स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, कभी न कभी आप किसी न किसी पक्ष के लिए जो है पक्षपाती हो सकते हैं। इसीलिए आपको सांस्कृतिक या सामाजिक संदर्भ को जो है ध्यान में रखना जो है बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए, ठीक है। मतलब जो फॉरगेटिंग होता है सब इसमें जो है आपके क्या क्या चीज़ें जो है आती हैं, कौन सी चीज़ें को जो है आप जल्दी भूलेंगे, इसमें ये कहा जा रहा है, मतलब कौन सा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए तो जो आपके निरर्थक जो पद हैं वो उसको आप क्या करेंगे, सबसे तेजी से जो है क्या हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड है जो कि आपका बिल्कुल सेंसलेस है या आपका नॉनसेंस जैसा है, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, जल्दी भूलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद कविता थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, जल्दी भूल सकते हैं। गद्यांश ये आपका कविता के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा लंबे समय तक जो है याद रह सकता है। इसके अलावा जो आपका सूझ आधारित जो सीखना है, जिसको आपने करके सीखा, वो आपको लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है।
कविता को जो है जल्दी भूलने का कारण क्या होता है, क्योंकि लयबद्ध होता है, तुक वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा याद रखने में क्या होता है, समस्या जो है होता है, ठीक है। लेकिन गद्यांश को अगर आपने पढ़ लिया तो पूरा का पूरा गद्यांश भले ही आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसका सारांश आपको पता रहेगा कि सर ने जो ये पढ़ाया था कहानी, इसमें ऐसा ऐसा था और लास्ट में ऐसा ऐसा होता है करके, ठीक है। और जो सूझ आधारित जो सीखना है, इसको आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखा होता है, जो कि आपको लंबे समय तक जो है क्या रहेगा, याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। देखिए इसमें से जो है समाज समर्थक व्यवहार जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। जब आप किसी और व्यक्ति की जो है या मदद करते हैं, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के या लाभ की उम्मीद के बिना जो है अगर आप दूसरों की भलाई करते हैं, मदद करते हैं, उनमें सहानुभूति दिखाते हैं, तो ये आपका जो है परोपकारी व्यवहार कहलाता है, जो कि समाज समर्थक व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सीखने की किस श्रेणी में निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। तो सीखने के अंतर्गत जो है आपका अभ्यास हो गया, अनुभव हो गया, या ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को जो है आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अधिगम को सीखना है आपको। बीमारी, परिपक्वता, नशीले पदार्थों, ये सब के बारे में जो आपका अस्थायी चेंजेस जो आते हैं ना, उसको आपको नहीं सीखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी या सीखे जाने, हाँ जानकारी ही होगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया है, कैसा हो, आपका ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हो, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, मेमोरी को जो है इंप्रूव जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई जानकारी संगठित या क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, तो यह जो है आपकी वर्किंग मेमोरी में जो है लॉन्ग टर्म तक जो है क्या होती है, ईजिली जो है याद रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका कामुकता को जो है मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है, तो ये आपका जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर के तहत जो है इसको जो है देखा जाता है, ठीक है। तो ए इसका जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके जो एरिक्सन है, उन्होंने जो है व्यवहार और विकास को केवल जैविक या हार्मोनल न मानकर उनको सामाजिक वातावरण, पालन पोषण, अंतःक्रिया और सांस्कृतिक अनुभव का जो है क्या मानते हैं, रिजल्ट जो है वो मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 10वें क्वेश्चन पर। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आईक्यू निकालने के लिए। देखिए तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे का जो है मेंटल एज क्या है और बच्चे का जो है क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं और 100 से जो है इनटू कर देते हैं। देखिए तो अभी बच्चे का जो मेंटल जो एज है या मेंटल जो मानसिक आयु है वो आपका जो है 5 वर्ष है, ठीक। और जो आपका क्रोनोलॉजिकल आयु है, जो मतलब जो कालानुक्रम आयु है, वो आपका 4 है। इनटू में 100 कर देंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 125 जो है आएगा, ठीक। तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू अगर आप इस फार्मूले से निकालते हैं और अगर मान लेते हैं कि उसका जो आईक्यू है वो 70 से कम आ जाता है, ठीक है, तो फिर बच्चा क्या है आपका जो है डिसेबल है, मतलब बौद्धिक रूप से जो है आपका अक्षम है। अगर आपका जो आईक्यू लेवल है वो 90 से लेके 109 के बीच में है, तो वो एवरेज है, ठीक। उसके बाद अगर बच्चे का आईक्यू जो है 120 से लेके 139 के बीच में है, तो वो आपका जो है श्रेष्ठ है या फिर सुपीरियर है। और अगर किसी का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर है, तो फिर वो जीनियस है या फिर जिसको गॉड गिफ्टेड जो है कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जो आपका जो है पर्सनली जो या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं, उसको जो है शिक्षक क्या करता है, शिक्षक को पहले छात्रों की जो योग्यता हो गया, रुचि हो गया, क्षमता की जो है क्या करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से जो है आपका पाठ्यक्रम जो है क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट जो है होना चाहिए। तो ए और बी जो है आपका क्या है, दोनों सही हैं। सी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, आपका विकासात्मक जो है विधि है, ठीक है। सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक विधि जो है आपका सबसे मतलब अच्छा है। विभिन्न जो एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन का स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका जो है ये होता है विकासात्मक विधि।
आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग जो है सोशल कॉग्निटिव मैप के बारे में बात करते हैं तो यह छात्रों के बीच में जो है क्या होता है, जो उनका जो पीयर ग्रुप होता है उनको समझने का जो है एक तरीके से माध्यम है। ठीक है, मतलब सहपाठियों से पूछ सकते हैं, कलीग से पूछ सकते हैं कि कौन किसके साथ अधिक रहता है, इससे जानकारी जुटा सकते हैं हम लोग। तो ये सब जो है आपके तीनों के तीनों बातें जो है सही हैं। बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी है। क्या तुम मतलब यहाँ पर हम लोग पूछ कर ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं, ये सब आप इसके तहत जो है जान सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका चारों के मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर, वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है, भाषा को उन्होंने क्या माना है, एक जो है उन्होंने जो है कल्चरल टूल जो है माना है, सांस्कृतिक उपकरण जो है इन्होंने माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखिए। अच्छा यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन कर। जैसे कथन है आपका, ठीक, कथन क्या है, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप अंदर ही अंदर जो है क्या होते जा रहे हैं, किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे, कुंठित होते जा रहे हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेशन के कारण ही जो है आपके अंदर में जो है एग्रेसिवनेस जो है आता है। ठीक है, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि सभी तरीके का जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपका आक्रामकता को जो है जन्म नहीं देती है। ठीक है, कई बार आप जो है इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, या आप वहाँ से निकल कर बाहर भी जा सकते हैं। तो ये आपका जो है क्या है, गलत है। तो कथन आपका सही है लेकिन कारण आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो ये यूरोप में जो है विशिष्ट शिक्षा का जो है विकास जो है हुआ था 18वीं-19वीं शताब्दी के तहत जो है, जहाँ पर आपके जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जैसे आपने लुई ब्रेल के बारे में सुना होगा ना, दृष्टिबाधित बच्चे हो गया, बधिर बच्चों को पहली बार जो है शिक्षण संस्थाओं में जो है एडमिशन दिया गया था। तो ये यूरोप में जो है स्टार्ट जो है हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर, अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया था। तो सबसे पहले जो है किर्क ने जो है क्या किया था, 1963 में जो है शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था जहां पर इन्होंने पहली बार जो है लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग जो है किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में जो है याद रखिएगा कि एक और नाम जो है टॉरेंस करके, ठीक, ये जो टॉरेंस है इनको जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अपसारी चिंतन सृजनात्मक से संबंधित होता है। मतलब जो डाइवर्जेंस थिंकिंग होता है, ये डाइवर्जेंस थिंकिंग आपका जो है किससे रिलेटेड होता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। ये बात किसने कहा था, जेपी गिलफोर्ड ने जो है कहा था। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ये जो है इन्होंने कहा था कि जो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जिंग थिंकिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी क्रिएटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है अच्छी होगी करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रतिभाशाली बालक की पहचान क्या है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान है उसका एजुकेशनल क्वेश्चन जो है ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 130 या 140 या उससे ऊपर भी जो है हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए गलत विकल्प को क्या करना है, आपको चूज करना है। देखिए पहला है, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करती है, ये गलत है आपका। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है केवल शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि ये आपका जो है व्यापक जो है शैक्षिक दर्शन मानवाधिकार उपागम है, जो कि बच्चों को समान सीखने का अधिकार जो है देता है। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी आपके दोनों जो है क्या है, समानता का भी सिद्धांत है, समायोजन में भी सहायक है, तो सी और डी भी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो आनुवंशिकता को जो है एक आपका स्टैटिक मतलब स्थिर जो है माना जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका स्टैटिक संरचना है, क्योंकि जब आप गर्भाधान से मतलब देखिए किसी के में भी डिसेबिलिटी क्यों आती है, जब आपके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्रोमोसोम्स जो है ठीक से जो है या तो डेवलप नहीं हो पाती या तो मिल नहीं पाती। इसके कारण से जो है क्या होते हैं, ये जो है संरचना आनुवंशिकता जो है, मतलब इसीलिए कहा जाता है इसको। मतलब ये है कि जो आनुवंशिकता होती है ना, हेरिडिटी, वो कैसे आती है, जीन से आती है। और जीन कब आता है, देखिए आपके जब आप गर्भावस्था में रहते हैं तो वहाँ पर 23 जोड़े जो गुणसूत्र आते हैं वो जीवन भर बदलते नहीं हैं, इसीलिए ये क्या रहते हैं, आपके स्थिर रहते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है, देखिए सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है आपका व्यवहार में आपका संशोधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है,
एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए जो है स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है आपका अनुभव करने का, एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिंशियल टीचिंग का, कि वहाँ जाकर जो है वो क्या करेंगे, इतिहास के बारे में जो है वो अनुभव करेंगे कि ऐसा ऐसा बातें वहाँ पर जो बताई गई थी किताब में वो बिल्कुल सही है करके। ठीक है, चलिए सीखना क्या है, अभी हमने देखा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगर आपको पर्यावरण ईवीएस पढ़ाना है तो इसमें से जो है कौन सा उद्देश्य जो है आवश्यक नहीं है। देखिए पहला है भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, याद करने के लिए थोड़ी है भाई, मुक्त मतलब बच्चों को तो रटन प्रणाली से जो है छुटकारा पाना है ना, इसीलिए तो आपको अवलोकन, खोजबीन, वर्गीकरण ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, रटवाना थोड़ी होता है। पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही है। अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना करना ये भी सही है। तो आपका रटंतु प्रणाली वाला जो है आपका काम ईवीएस पढ़ाने का नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का जो है मतलब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या कि खाली स्थान का विकास करना, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही तो होता है कि आप व्यक्तित्व का क्या करते हैं, चहुमुखी विकास जो है आप करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व जो है हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है लागू है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए जो है बच्चों के लिए जो है लागू है। और जो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड होते हैं CWSN, उनके लिए याद रखिएगा 6 से 18 वर्ष तक होता है, और नॉर्मल बच्चे के लिए जो है 6 से 14 वर्ष तक का जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, कौन सा राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, ये आपका जो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि अध्ययन कौशल में जो है वे तकनीकें या वो सीखने के बारे में मदद करती है, जैसे नोट बनाना, शब्दकोश को देखना, इंसाइक्लोपीडिया खोजना, ये सब आपके अध्ययन कौशल हैं। ठीक है, ये आपका औपचारिक रिपोर्ट लिखना, ये तो आपका एक प्रोफेशनल जो है कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, जैसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है तो इसमें कौशल जो है नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है, जब हम लोग क्या करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है आती हैं। तो देखिए एक तो आपकी स्मृति आएगी, मतलब मेमोरी आएगा, और इसके अलावा जो है अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट जो है, ये दोनों के दोनों जो है आपके आएंगे। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखिए। 30वां क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, किस तरीके से। तो तनाव को कम करने के लिए बिल्कुल सही है, मूल्यांकन नियमित करें बिल्कुल सही है, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें। तो इसमें सभी के सभी आंसर जो है क्या हो जाएंगे, इसके जो है करेक्ट जो है हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है देखिए जो आपका CCE है, कंटिन्यूअस एंड द कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो होता है, वो परीक्षा के वार्षिक भय और तनाव को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यह अधिगम के साथ साथ निरंतर उपचार भी सुनिश्चित करता है, बच्चों का सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट का भी क्या करता है, आदत जो है डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही आंसर बताने की। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके अपना आंसर जो है बता सकते हैं, कोई सजेशन होगा तो भी आपको बिल्कुल स्वागत है। थैंक यू।